तो दोस्तों हम जो है बेसिकली डिस्कस कर रहे थे छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए साइंस का सेक्शन, और इसमें हमने जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। और हम केमिस्ट्री में बेसिकली अभी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की जो रेट ऑफ जो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की दर होती है, इन सब चीज़ों को हमने जो है डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, और साथ ही साथ हम आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देखने वाले हैं। इससे पहले ही क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और उसके क्या क्या सूचक हैं, अर्थात हमने केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में क्या अंतर है, केमिकल चेंजेस कब होता है, और उसके पहचानने के लिए क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं जिसको हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बस यहीं पर आपको समझना है कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर जो उसके संगठन अर्थात कंपोजिशन में क्या आता है, बदलाव आता है, जबकि फिजिकल चेंजेस में वो बदलाव नहीं आते हैं। और इसके बाद हमने जो है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है देखना स्टार्ट किया था, और उसमें हमने जो है रेट ऑफ रिएक्शन को देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि एक इंस्टेंटेनियस होता है और एक क्या होता है, एवरेज होता है, अर्थात एक औसत होता है और एक तात्क्षणिक दर होता है। इन सभी चीज़ों को हमने जो है डिस्कस किया था। अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है रेट लॉ। उसको हम देखते हैं, जिसको हम बेसिकली दर नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम दर नियम भी बोलते हैं। तो इसी को हमको एक बार देखना है कि दर नियम के अनुसार किस प्रकार से हम जो है किसी भी अभिक्रिया की जो है दर लिख सकते हैं। इसको हम रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके जरिए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शंस जो है निकाल पाते हैं। इससे पहले हमने सिंपल तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था। जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमने जो है इस तरीके से कोई भी रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमने इस प्रकार से निकालना सीखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हम रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक के टर्म में जब लिखते हैं तो हम साइन को माइनस लगा के देखते हैं, और जो भी उसमें कोफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली किस में आते हैं, वो 1 के टर्म में आ जाते हैं। इसमें आपने देखा था। और जब भी डेल लगता है तो डेल के टर्म में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेट होगा ये बेसिकली क्या होगा, ये एवरेज को डिनोट करता है। ये वाला जो है ये बेसिकली किसको डिनोट करता है, एवरेज को, औसत दर को ये रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें तो अगर डेल की जगह पे डी आ जाए, डेल की जगह पे क्या आ जाए, डी आ जाए, तो इसी को हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस बोला, ठीक है। इंस्टेंटेनियस बोला इसको हमने, अर्थात बोलने का मतलब है इसको हमने तात्क्षणिक बोला। और मैंने आपको बताया था कि तात्क्षणिक का मतलब क्या होगा, उसी क्षण में, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो यहां पर डी और डेल का बस फर्क है, बाकी प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए और उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोला जाए और ऐसे 4 ऑप्शन दिए हों, तो ऐसे आप जो है उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था आपको दर नियम के बारे में, तो रेट लॉ के बारे में यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए और साथ में यहां बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, और ये बना रहे हैं क्या, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए सी, या कोई भी प्रोडक्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है, चलिए सी ही लिख देता हूं मैं, ये बना रहे हैं। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जब आप किसी भी अभिक्रिया का रेट लिखते हैं, दर लिखते हैं, ठीक है, जब आप दर लिखते हैं तो रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होती है। किसकी प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां पर समानुपाती का चिन्ह, मतलब कोई भी अभिक्रिया की दर, दर नियम के अनुसार से अगर हम बात कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया की जो दर होती है वो बेसिकली समानुपाती होती है। अब किसकी समानुपाती होती है, तो अभिकारक के सांद्रताओं के गुणनफल के। तो मतलब अभिकारक मतलब क्या है यहां पर, ये रिएक्टेंट, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये बात इंपॉर्टेंट। तो रिएक्टेंट का क्या करेंगे हम, पहले तो कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये हो गया आपका रिएक्टेंट ए और ये हो गया रिएक्टेंट बी, दोनों का कंसंट्रेशन। अब इंपॉर्टेंट बात ये, अगर केवल ए और बी होता, स्मॉल ए स्मॉल बी, उसका कोफिशिएंट नहीं होता, तो सिंपल उसका हम 1 मान के इस प्रकार से लिख लेते। लेकिन यहां पर कोफिशिएंट भी है, और जब कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट जो है वो क्या में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। जैसे पहले वाले तरीके से हम 1 में ले लेते थे, लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी कोई कोफिशिएंट होगा तो उसको सिंपली हम कहां लिखते हैं, कंसंट्रेशन की पावर में लिखते हैं। और जितने भी जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे, जितने भी बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, अभिकारक होंगे, उनकी सांद्रताओं के क्या है, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये तो हो गया रेट लॉ। अब इसी को अगर मान लीजिए, इसी को हम क्या करते हैं, जो है इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, जो अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है, समानुपाती का जो चिन्ह है, उसको हम हटा दिए। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको करना पड़ेगा एक जो है
बेसिकली अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम होगा। अब वो क्या नाम होगा, तो उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया, उसको हमने बोला रेट कांस्टेंट। इसको हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट बोला, ठीक है। रेट कांस्टेंट, हिंदी में इसको हम बोलते हैं दर नियतांक। क्या बोलते हैं इसको हम, दर नियतांक। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने दर नियम को सीखा कि दर नियम के अनुसार कोई भी अभिक्रिया है उसके दर को लिखने की प्रक्रिया कैसी होती है कि उसका जो दर होता है वो उसके सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और अगर मान लीजिए उसमें कोफिशिएंट भी है तो उसकी सांद्रताओं के वो पावर के रूप में वहां पर आपको लग के या घात के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारा क्या है, दर नियम है। और इस के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब रेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो दर है और अभिक्रिया की दर है वो सीधे किसके डिपेंड कर रही है, सीधे वो अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर कर रही है। अर्थात अगर मैं बोलूं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इटसेल्फ। ये बस आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से हमने अगर देखा तो वही चीज यहां पर है कि अगर मान लीजिए तो ऑर्डर को लिखने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने आपको यह बता दिया। अब आगे आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकालने बोला, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, कोई भी अभिक्रिया की कोटि आपको निकालने के लिए बोलता है कि वो प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए रेट पहले लिखना होता है रेट लॉ के अकॉर्डिंगली। और फिर जो उसका कोएफिशिएंट होता है, जो उसका क्या होता है, बेसिकली कोएफिशिएंट होता है, उन कोएफिशिएंट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बोलने का मतलब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। इसके लिए यहां पे मैंने जो चीज यहां पर लिखी है वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो ऑर्डर जो है इसी प्रकार से निकालते हैं, अभिक्रिया कोटि इस प्रकार से निकालते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ ये सब तो हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था कि किस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया का जो है लिखते हैं, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दो तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो अभिक्रिया की मैंने आपको कोटि बता दिया, ठीक है। एक ऐसी टर्म होता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अर्थात किसी भी अभिक्रिया की आणविकता, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन में जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं बेसिकली वो कितने हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हम ले रहे हैं। तो यहां से आपको याद रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप्स इज नोन एज इस मॉलिक्यूलरिटी। अर्थात आणविकता क्या है, जो उसमें उस अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं, जितनी संख्या में भाग ले रहे हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी। मतलब जब भी हम अभिक्रिया देखते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन देखते हैं कोई, तो उसकी आणविकता उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एलिमेंट्री रिएक्शंस विथ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 are not known because collisions in which more than 3 particles come together simultaneously are rare। बोलने का मतलब यह है, देखिए आप समझिए कि मतलब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 3 से ज्यादा अणु भाग ले रहे हो, ऐसा अभिक्रिया बहुत रेयर होता है। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया होती है तो एक साथ जो है कॉलिजन होके खूब सारे बॉन्ड एक साथ नहीं टूटते हैं, वो एक बेसिकली एक ऑर्डर से होता है, मतलब एक तरीके से होगा कि पहले एक अणु टूटा, फिर दूसरा टूटा, फिर तीसरा टूटा, मतलब एक साथ सारे के सारे नहीं टूटते। इसलिए ये रिएक्शंस ऐसे नहीं चलते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी रिएक्शंस जो 3 से ज्यादा जो है मॉलिक्यूलरिटी दिखाता है, आणविकता दिखाता है, तो ऐसे रिएक्शंस आपको देखने को बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल को लेके हम समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PCl5
PCl3 प्लस Cl2 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जो बेसिकली PCl5 दो पार्ट में टूट रहा है, PCl3 और Cl2 में। तो आपको यहां पर समझना है कि ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर है। क्यों यूनिमॉलिक्यूलर? मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, एक परमाणविक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक परमाणविक। बोलने का मतलब क्या है कि यहां पर जो PCl3 है इसकी संख्या कितनी है? एक। वन मॉलिक्यूल ऑफ PCl5, वन मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 वो टूट के क्या बन रहा है? PCl3 प्लस PCl2। सिंपल सी बात है। नाउ अब हम केमिकल रिएक्शन दूसरे की बात करते हैं। यहां पर आप देखिए HI, कितना HI है भाई? कितना HI हमने लिया है? तो HI की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसकी आणविकता कितनी होगी? 2, ठीक है। बाइमॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, तो यहां पर ये 2 और यहां पास एक 1 ऑक्सीजन, तो 2 + 1 कितना हो गया? ये हो जाएगा 3, ट्राइमॉलिक्यूलर। कितना हो जाएगा? ट्राइमॉलिक्यूलर। चलिए अब मेरे को इसका, आप जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल लेके बताया, तो आप इसको बताइए कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इसकी। तो आप देखिए NO एक ठो है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल NO है, और साथ में O3 कितना है? एक मॉलिक्यूल है। इन दैट केस वो कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा बाइमॉलिक्यूलर। सिमिलरली यहां पर देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा? ट्राइमॉलिक्यूलर। 3 हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए 2 + 1 कितना हो गया? ट्राइमॉलिक्यूलर। बोलने का मतलब यह है कि जब भी हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन, दैट इज बेसिकली नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? एक साथ कहलाती है उसकी आणविकता अभिक्रिया की। इतना चीज आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि बेसिकली क्या है, यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। मतलब हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अब जो है देखने वाले हैं। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि दे देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नाउ कंबशन रिएक्शन, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? दहन अभिक्रिया। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। दहन अभिक्रिया जो होता है बेसिकली वो रिएक्शन है जिसमें कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, अर्थात जो पदार्थ जलने योग्य है, उसको बेसिकली क्या करते हैं? हम जलाते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंबशन, जो हम दहन बोल रहे हैं, ठीक है, दहन जो बोल रहे हैं या जिसको हम कंबशन बोलते हैं, ठीक है, कंबशन बोलते हैं, इसमें इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? ऑक्सीजन। मतलब सबसे पहला फंडामेंटल चीज ये कि किसी भी कंबशन रिएक्शन में, दहन जो अभिक्रिया है, उसमें आपको ऑक्सीजन दिखेगा। क्या दिखेगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही तो जलने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या कोई पदार्थ जल पाएगा? जी नहीं, नहीं जल पाएगा। मतलब कंबशन रिएक्शन या फिर हम बोल रहे हैं दहन अभिक्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। मतलब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यहां पर वही बोला गया है कि कोई भी मटेरियल जो है, ये किसी ऑक्सीडाइजर के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। बोलने का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, एक अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में हम जानते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मैं थोड़ी देर में उसको बताऊंगा। तो बस आप इतना जानिए कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ने की जो प्रोसेस है, और उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइज होना बोलते हैं, ऑक्सीकरण होना बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये एक और टाइप की अभिक्रिया का एग्जांपल है कि ये यहां पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। और वो क्या में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ दहन अभिक्रिया में जो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आप जलाएंगे तो क्या होगा? हीट, उष्मा जो है उत्पन्न होगी। तो मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर जैसे मैग्नीशियम मेटल को हम जला रहे हैं, उसका दहन कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो वही मैग्नीशियम मेटल नाउ कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो ये एक दूसरा सब्सटेंस है। मतलब तो बोलने का मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम
जो अभी मेटल है, अब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन हो रहा है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और कोई भी चीज़ जलती है जिसका दहन होता है, कंबशन होता है, तो सिंपल सी बात है, हीट जो है आपको जो है यहाँ प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो कंबशन रिएक्शन क्या है, सिंपली जो है किसी चीज़ का जलना। और कोई भी चीज़ को जलने के लिए, दहन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती, ये आपको बस याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि ये मीथेन आपको दिख रहा होगा CH4, ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ, मतलब एक मॉलिक्यूल किसका, मीथेन का, दो मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का, ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अर्थात जब यहाँ पर कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनते हुए दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल आपको वाटर वेपर या वाटर बोल सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको वेपर के रूप में आपको मिलते हैं, यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कंबशन रिएक्शन जो है बेसिकली दहन, जिसको हम बोल रहे हैं अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को क्या करते हैं, हम जलाने का यहाँ पर काम करते हैं। इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं और जो है अपने अगले अभिक्रिया की ओर हम जाते हैं, जिसमें हमने देखा अगला अभिक्रिया जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसको हम एक प्रकार से विघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको हम, विघटन अभिक्रिया। तो विघटन अभिक्रिया सिंपल सी बात है, जब किसी पदार्थ, जब कोई भी पदार्थ दो पार्ट में टूटता है, दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है, जब कोई एक सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, बेसिकली डीकंपोज हो रहा है, मतलब विघटित हो रहा है, टूट रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बी और क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपोनेंट है वो टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया, उसको गर्म किया, तो वो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो जो है बदल गया, टूट गया, हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन हो गया। इसी प्रकार से यहां आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन के फॉर्म में आपको जो है अलग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया होती है, बेसिकली यहां पर जो है अलग से मैं बता देता हूं आपको, जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बेसिकली बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अभी हम यहां पर समझते हैं कि जो ये अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, संयोजन जो अभिक्रिया है, यहां पर आपको समझना है कि ये संयोजन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट होती है, विपरीत होती है किसकी, डीकंपोजिशन रिएक्शन की। डीकंपोजिशन में एक सब्सटेंस टूटा और जो है दो से ज्यादा आपको जो है प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस हैं ए और बी, और ये जो है कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैं ले रहा हूं H2 + ½ O2, तो यहां से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, यहां से आपको बनता हुआ दिखेगा H2O। बोलने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अणु आपस में कंबाइन होकर, संयोजित होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसका, H2O का, जल का। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो एक प्रकार से अगर हम बोलें तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। ये बात आपको जो है याद रखना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, इसका इतना आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ अब हम आते हैं अगले रिएक्शन की ओर। हमारा अगला रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण क्या है, तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस क्या हो, बेस हो, मतलब जहां भी अम्ल में हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, अम्ल में हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, सॉल्ट प्लस वाटर,
सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लवण, लवण प्लस वाटर, जल के मॉलिक्यूल। तो मतलब एसिड प्लस बेस जहां भी मिलाओगे उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। क्या है इसका मतलब, सिंपल सी बात है, अम्ल में जब आप क्षार मिलाओगे तो अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को काट देंगे, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। इसी को हमने क्या बोला, न्यूट्रलाइजेशन, उसको न्यूट्रल कर दे रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो इसी को हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोला। तो सिंपल सी बात है, एक प्रकार से अगर हम बोलें तो एसिड जिसका पीएच कितना होता है, जिसका पीएच कितना होता है, लेस देन 7 होता है, बेस जिसका पीएच कितना होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। और इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपस में जब रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस तो ये न्यूट्रल बनाएंगे। न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब जिसका पीएच क्या हो, 7 हो, मतलब उसका पीएच क्या होगा, 7। तो इसके जो है अगर हम बात करें तो अब इसमें भी कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां से वो क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं HCl प्लस NaOH, ये जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या बनता दिखेगा, यहां पर बनता दिखेगा बेसिकली NaCl, एक सॉल्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनता हुआ दिखेगा आपको यहां पर H2O। तो ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया है बेसिकली अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमेशा एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और H2O बनाते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। ये रिएक्शन हमने यहां पर देखा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रेडॉक्स, जिसको हम बेसिकली हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, किससे किससे, तो रेडॉक्स में अगर हम देखें तो 2 टर्म है। कौन कौन से टर्म है भाई, तो यहां पर 2 टर्म कौन कौन से हैं, एक तो है आपका रेड और ये है ऑक्स। तो रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन, रिडक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन, अपचयन, और इसको ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसको हम समझते हैं 1 by 1, ठीक है, क्योंकि जनरली कई बार इससे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम रेडॉक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रेडॉक्स जो रिएक्शन होता है, रेडॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में 2 चीजें मैं आपको बताया। एक तो बताया मैंने क्या, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, और ये ऑक्सीडेशन, 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 जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला बेसिकली क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये दोनों से मिलकर बनता है क्या, रेडॉक्स। अब इनका मतलब क्या है हम 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन की। देखिए एक चीज आपको मालूम है तो दूसरा चीज उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो इसलिए ऑक्सीडेशन को हम समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 का जुड़ना। जहां भी आपको O2 जुड़ता हुआ दिखता है, ठीक है, O2 का जुड़ना मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ O2, ठीक है, एडिशन ऑफ O2, जहां भी आपको ये दिखे तो आपको समझ जाना है कि वहां पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा जो है रिमूवल ऑफ H2, मतलब H2 का निकलना, H2 का क्या हो जाएगा, निकलना, मतलब उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ बेसिकली H2। तो ये 2 चीज आपको जहां पर होती हुई दिखेगी वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन का निकलना भी हो सकता है, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब तीनों चीज को यहां पर देखते हैं। O2 का जुड़ना, तो यहां पर अपोजिट हो जाएगा इसका, तो अपोजिट लिखना तो नहीं चाहिए, आपको बस ये समझना चाहिए कि O2 का जुड़ना वहां पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, O2 का निकलना, ठीक है, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने बोला H2 का निकलना, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2 का जुड़ना, ठीक है, और यहां पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन देख रहे हैं आप, ये रिडक्शन की है, और ये जो डेफिनेशन देख रहे हैं आप किसकी है, ये है हमारे ऑक्सीडेशन की। इतना चीज आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि अब अगला हमारा जो रिएक्शन था वो यहां पर हमने देखा कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए मैं इलेक्ट्रॉन की भी बात किया हूं इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बिटवीन द केमिकल स्पीसीज। मतलब देखिए जिंक और यहां पर हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो जिंक क्या कर रहा है यहां पर, अलग से देखिए आप यहां पर, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा जो है रफ करता हूं ताकि आपको समझा सकूं मैं यहां पर इक्वेशन को। तो यहां पर क्या हो रहा है देखिए, जिंक प्लस 2H प्लस यहां पर लिखा हुआ है ये रिएक्शन, और साथ ही साथ ये बन रहा है क्या, Zn2 प्लस, और साथ ही साथ क्या, H2। तो आप यहां पर समझिए कि यहां से यहां क्या परिवर्तन हो रहा है, यहां से यहां परिवर्तन ये हो रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है, माइनस हो रहा है यहां दो इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब क्या, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अर्थात एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जिंक का यहां जिंक 2 प्लस बनना, अर्थात जिंक से दो इलेक्ट्रॉन का निकलना जिंक का ऑक्सीडेशन को दिखाता है। और वही क्या होगा कि यहां पर अगर आप देखें तो मैं इसको अलग कलर से यहां पर दिखा देता हूं कि ये जो H वाला जो पोर्शन है ये H प्लस से H2 बन रहा है, मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। बोलने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला जिंक से, उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया हाइड्रोजन आयन, और यहां से उसका क्या हो गया, रिडक्शन, अपचयन। इस प्रकार से आप उसको कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से हमने बोला कि जिंक ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2 प्लस, जिंक 2 प्लस आयन, या फिर हम बोल सकते हैं जिंक का ऑक्सीकरण हुआ इस आयन में, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, बेसिकली अपचयन हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है चीजों को समझ सकते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं हमारे अगले अभिक्रिया की ओर, प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अधिकतर बुक में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया होता है और प्रेसिपिटेशन अलग से दिया होता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो ये दोनों लगभग सेम चीज है, इसमें आपको याद रखना है प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया हम बोलते हैं, ठीक है। द्विविस्थापन भी बोलते हैं या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई रिएक्शन हो रहा है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये है सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सिल्वर जो है और ये सोडियम है, ये एक दूसरे के पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और जब ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिए, तो इसके फलस्वरूप जो अभिक्रिया पूर्ण हुई और जो यहां पर बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है यहां पर। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका Ag जो है वो किसके साथ में आ गया, Cl के साथ में आ गया, और सोडियम किसके साथ में आ गया, नाइट्रेट के साथ में आ गया। तो यहां पर क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या बन गया यहां पर, सोडियम नाइट्रेट। तो एक प्रकार से हमने बोला कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस करते रहे हैं। तो इसी को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हमने प्रेसिपिटेशन क्यों बोला, प्रेसिपिटेशन मतलब कुछ नीचे जम जाना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहां पर AgCl क्या है ना, ये प्रेसिपिटेट होके, जैसे मान लीजिए आप कुछ, जैसे आपने कोई चीज को मिलाया और सॉल्यूशन बनाया और उसके नीचे कुछ तली में बैठ गया, वो तली में बैठा मतलब क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रेसिपिटेट होना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शन जो है वो एक ही चीज है कि यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एक्सचेंज हो रहा है मेटल्स का, और फिर कुछ एक सब्सटेंस जो बन रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर उसके मेटल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। पहले AB था अब बन गया है AD, और CD था वो अब बन चुका है CB। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर बोला। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारे जो है लास्ट केमिकल रिएक्शन में। तो बेसिकली ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेसिकली ये है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको हम लिखते हैं यहां पर, ठीक है। ये अभिक्रिया हमारी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है, ऊष्माशोषी। तो ये दो रिएक्शन आपको याद रखना है, ऊष्माशोषी। तो कौन कौन से रिएक्शन की हमने बात की, देखिए
अभी सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें बेसिकली एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। जैसे आपने अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा केमिस्ट्री में, तो कई बार हम देखते हैं जहां भी एसिड वगैरह जो है रिएक्शन होता है या टाइट्रेशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कुछ गैसेस निकलती हैं और साथ ही साथ गर्म थोड़ा फील होता है आपको। मतलब सिंपल सी बात है, वहां पर क्या हो रही है, कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं और उस रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप हम क्या बोल रहे हैं, वहां पर आपको हीट एनर्जी जो है लिबरेट होता हुआ दिखता है, जो ऊष्मा है वो निकलती हुई दिखती है। तो किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और वो निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम जो है बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोले उसका उल्टा, कि किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए अगर आप ऊष्मा दे रहे हैं, आपको वहां पर जो है अलग से बाहर से आपको हीट देना पड़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शंस जब हो रहा है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है अपने परिवेश से, अपने सराउंडिंग से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। शोषी से नाम क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इसको आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया बेसिकली किसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में। नाउ आगे बढ़ते हैं और अभी हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार डिजाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे रासायनिक जो दर है, ठीक है, दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम यहां पर समझते हैं। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो दर जो है, किसी भी अभिक्रिया की दर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सांद्रता, सांद्रता ये सब आपको याद रखना है। सांद्रता कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा ताप, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे करता है थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसके अलावा दाब, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस एरिया, जिसको हम बोल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बेसिकली यहां पर क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया बोल रहे हैं, सरफेस एरिया। और साथ ही साथ एक और है कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट। इतने चीजों पे बेसिकली क्या होता है, डिपेंड करता है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम वन बाय वन समझते हैं। अभिक्रिया की दर कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पास लिया A प्लस बी दैट इज इक्वल टू C प्लस डी, ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं C मान लीजिए। तो ये जो अभिक्रिया है, तो उसमें आप समझिए कि A और B जितना ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा वो अभिक्रिया जो है कि तेजी बढ़ेगी। बोलने का मतलब ए बी का अगर कंसंट्रेशन, सांद्रता को आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो सांद्रता अगर इंक्रीज होगी, सांद्रता अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सांद्रता अगर कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सांद्रता किसकी, यहां पर आप लिख लीजिए अभिकारक की, यहां पर आपको याद रखना है अभिकारक की सांद्रता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर तो अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अभिकारक की सांद्रता अगर घटेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर रिड्यूस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे जो एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उनके बीच में टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, अब जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बनने वाला है वो ज्यादा बनेगा। मतलब इससे भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
बढ़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पास नोट के रूप में याद रखनी है टेम्परेचर के लिए स्पेशली, कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज में, एवरी 10 डिग्री, एवरी प्रति 10 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज में जो रेट ऑफ रिएक्शन है गेट डबल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बोलने का मतलब कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि में जो है क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, डबल हो जाती है, दोगुना हो जाती है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं दाब की। देखिए दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, आप ये समझिए कि आपने एक जार लिया है और या सिलेंडर लिया है, उस सिलेंडर में आपने गैस भर दिया। अब उस गैस में आपने कम गैस भरा हुआ है, मतलब आप मान लीजिए 10 लीटर का सिलेंडर है और 10 लीटर के सिलेंडर में 1 लीटर गैस भरा हुआ है, तो गैस पूरा फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कंप्रेस करते जाएंगे, मान लीजिए उसको प्रेशर लगाते जा रहे हैं, तो वो गैस के अणु, जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, वो पास आते जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आप क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, वॉल्यूम कम होते जाता है, और वॉल्यूम कम होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो टकराएंगे ज्यादा टकराएंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आपको याद रखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं अगर बोलूं कि एक जो है आप क्या करें, लकड़ी का टुकड़ा ले लें बड़ा सा, और दूसरा मैं बोलूं कि उसी मान लीजिए कि 1 केजी का लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े को आप जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट किए हैं। एक जो है पूरा सॉलिड रूप में है और एक पाउडरली फॉर्म में। उसको मान लीजिए आपने जो है क्या कर लिया, क्रश करके पाउडर फॉर्म में कर लिया। तो मेरे को बताइए कि कौन सबसे आसानी से जलेगा, जो उसका पाउडर फॉर्म है वो, ऑब्वियस सी बात है। या फिर कोयला ले लीजिए, 1 केजी कोल और 1 केजी कोल पाउडर, कौन अच्छे से जलेगा, जो पाउडर फॉर्म में है वो, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सरफेस में ज्यादा होगी, जबकि उसमें क्या होगा, पहले ऊपर के जलेगा, ऊपर के जलने के बाद फिर अंदर के जलेगा। तो मतलब वहां पर जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब एक प्रकार से बोले तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब सब में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए सबके इंक्रीज होने के साथ में उत्प्रेरक का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जो है हमको समझना है कि उत्प्रेरक के केस में क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं, कैटलिस्ट 2 टाइप के, कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। हिंदी में बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वर्धक और एक को हम बोलते हैं विष। उत्प्रेरक वर्धक मतलब जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाए, और विष जो अभिक्रिया की स्पीड को कम करे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आपको याद रखना है। तो धनात्मक उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। बस इतना आपको जो है यहां पर ध्यान में रखना है। तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो है वो क्या करेगा, अगर धनात्मक है तो बेसिकली वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, और अगर नेगेटिव है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। तो मतलब एक केस स्पेशल है जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। वो कौन सा है, ये वाला है। इसको आपको याद रखना है, बाकी सब में तो ठीक है। तो मतलब कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में हमने क्या क्या देखा, सांद्रता, ताप, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक, इन सभी का प्रभाव हमने यहां पर देखा। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर इनसे प्रभावित तो हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो अगले हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आपका जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था के बारे में थोड़ा सा हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी अभिक्रिया जो है दोनों दिशाओं में चल सकती है। जैसे बोलने का मतलब कि ए जो है बी, ए से बी बन रहा है तो बी से ए भी बन सकता है, और जब ये जो है जितना ए बी में बन रहा है उतना बी जब ए में बने तो उसको हम बोलते हैं साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं दोनों के बीच में कि कौन सा कारक किसको होता है, क्योंकि दोनों को हम एक साथ जनरली पढ़ते हैं। तो वो भी जो है यहाँ पर हमको जो है डिस्कस करना है कि क्या होता है उसके बारे में। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अभी साथ ही साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर
तो बेसिकली हुआ क्या, इससे ये होगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इतना आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो है पूरा केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर कर लिया है, साथ ही साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी देखा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया, एग्जांपल के साथ में हमने देखा। तो अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल लेके पूछ लेता है या कुछ भी पूछता है तो आपको जो है इससे बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो को हम करते हैं कंप्लीट। अगले वीडियो में हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।